नमस्कार, टीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं अमलेंदु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी इस समय सब तरफ से घिरी हुई है, चौतरफा घिरी हुई है। विपक्ष अच्छी तरह से बीजेपी की नाक में दम कर रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तरफ कांग्रेस लगातार माधवीपुरी बुच का जो मामला है वो उठा रही है। आज भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम सवाल उठाए हैं कि आखिर माधवीपुरी बुच क्यों नहीं पहुंची जब उन्हें पीएसी के ने तलब किया था। उन्हें पहुंचना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ ऐसा एक बहाना देकर कि मुझे कोई निजी काम है उसको कहकर उसे टाल दिया और वो नहीं पहुंची। इसको लेकर कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तरफ एनडीए में बगावत हो रही है। महाराष्ट्र चुनाव चल रहे हैं, वहां पर सहयोगी दलों ने भी बीजेपी को परेशान कर रखा है और बीजेपी के अपने नेता ही पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं और बीजेपी पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी उनके बारे में नहीं सोच रही है। इससे पहले सहयोगियों के तमाम तरह के बयान ऐसे आए हैं कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। और इसी तरह झारखंड की बात करें, वहां पर भी चुनाव है और वहां पर भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो देखा जा सकता है कि बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है इस वक्त, चाहे वो चुनावी राज्य हो या फिर वो दूसरे मसले हो जहां पर मित्रों का समर्थन करने का जो बीजेपी पर आरोप लगता रखता है। मित्रों की सरकार बीजेपी को कहा जाता है, मित्रों का दोस्त पीएम मोदी को कहा जाता है। इस तरह के तमाम आरोप लगते रहे हैं और अडानी वाला मामला लगातार उठता रहा और उसमें फिर से भी प्रमुख चीफ भी गिरती हुई नजर आई। और उसके बाद जब कांग्रेस ने उन्हें तलब किया पीएसी के जरिए से, पीएसी का जैसे कि आप जानते हैं कि उसके प्रमुख केसी वेणुगोपाल हैं, उन्होंने जब जांच के लिए तलब किया तो माधवीपुरी बुच पहुंची भी नहीं और अभी भी मामला जो है जांच में ही है, उस पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, आगे बढ़ी नहीं रही है। उसे एक तरह से बीजेपी ने साइडलाइन करके रखा हुआ है क्योंकि तमाम तरह के सवाल पीएम मोदी पर भी उठे थे, तमाम तरह के सवाल मोदी सरकार पर भी उठे थे। तो ऐसे में उस मामले को पूरी तरह साइड करके सिर्फ चुनावों पर जिस तरह से बीजेपी का फोकस है, जिस तरह से पीएम मोदी से लेकर अमित शाह सभी इस वक्त सिर्फ महाराष्ट्र पर फोकस कर रहे हैं, झारखंड में फोकस कर रहे हैं, उसको लेकर यहां पर कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए और आज बाकायदा कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा है पहले सुन लेते हैं पवन खेड़ा को। आपने देखा कि पिछले 2 दिन से लगातार राहुल जी के यूट्यूब चैनल पर वो एक एक करके वीडियोस रिलीज कर रहे हैं। ये वीडियोस जो सेबी की चेयरपर्सन माधवी जी के मुतालिक हमने एक्सपोजेज किए और कर रहे हैं, आज भी कुछ लेकर आए हैं, उनका एक तरह का विश्लेषण है। और वो विश्लेषण इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग तो कागज पत्र इकट्ठा करके एक एक करके स्कैम बता रहे हैं, लेकिन राहुल जी ने अपने इन वीडियोस के माध्यम से, जो उनके यूट्यूब चैनल पे अभी आपको मैं दिखाऊंगा जो आज वाला है, वो किस दिशा में जा रहा है वो तय किया। समझना जरूरी होता है कि आखिर सरकार किस मजबूरी में एक ऐसे व्यक्ति को सेबी की प्रमुख बना रही है और क्या डर है, क्या मजबूरी है, क्या कंपल्शंस हैं सरकार के कि इतना कुछ जानकारी होने के बावजूद उनको बचा रही हैं। क्या वो सरकार को डराती हैं, ब्लैकमेल करती हैं कि मैं अकेली नहीं डूबूंगी? ये भी हो सकता है, ये सुनने में भी आ रहा है। बिकॉज इट इज नॉट possible for any democratically elected government to continue protecting a tainted individual, especially when there is a smoking gun, especially when there is evidence out there in public domain. उसके बावजूद सरकार क्यों बचा रही है, ये सवाल राहुल जी के इन वीडियोस से आपको बहुत स्पष्ट तौर पे आपके मन में भी आता होगा। तो यहाँ पर तमाम सवाल एक बार फिर पवन खेड़ा ने खड़े कर दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि पहले भी पवन खेड़ा ने पूछा था कि आखिर कैसे नहीं पता था पीएम मोदी को या मोदी सरकार को कि सेबी प्रमुख इस तरह से मामले में फंसती हुई है। आपको याद होगा हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें तमाम आरोप लगे थे सेबी प्रमुख पर और वो मामला लगातार कांग्रेस उठाती रही है और एक बार फिर चुनावों के बीच में कांग्रेस ने फिर से उस मुद्दे की तरफ ध्यान ले जाने की कोशिश की और एक बार फिर से
सवाल पूछे हैं। क्या लगता है अमलेंदु जी आपको, ये क्या कुछ है, इस तरह से ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या? इस पर कोई किसी भी तरह से बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया? देखिए अंशिता जी, सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है इसका जवाब भी एक तरीके से देखा जाए पवन खेड़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दे रहे हैं। एक तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिन से राहुल गांधी लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं और सेबी का जो मसला है, माधवीपुरी ब्रिज का मसला है, उस पर लगातार वो सवाल सरकार से कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं उन वीडियो के माध्यम से कि आखिर सरकार को किस बात का डर है। क्या सरकार की कोई मजबूरी है कि इतनी जानकारी होने के बाद भी जो है सरकार माधवीपुरी ब्रिज के खिलाफ कोई काम नहीं कर पा रही है और उसको बचा रही है। फिर वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या माधवीपुरी ब्रिज सरकार को डरा रही है कि मैं अकेले नहीं डूबूंगी तो पूरी सरकार को, मोदी जी को लेकर डूबूंगी। ये सवाल पवन खेड़ा पूछ रहे हैं राहुल गांधी के जरिए। बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए कि मुंबई में उनकी एक प्रॉपर्टी है जिसको उन्होंने ग्रीनवुड बिल्डकॉन और इंफ्रा को किराए पर दिया। फिर इस कंपनी के मालिक मुकुल बंसल हैं और विपुल बंसल के प्रोफेशनल जीवन का एक बड़ा हिस्सा इंडिया पुलिस के टॉप पोजीशन पर है। बहुत सारे आरोप एक तरीके से पवन खेड़ा ने आज लगाए हैं। राहुल गांधी ने 2 दिन से जो वीडियो जारी किए हैं उसमें माधवीपुरी ब्रिज ज़बरदस्त तरीके से गिरी हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो संसद की लोक लेखा समिति है यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी, उसके चेयरमैन केसी वेणुगोपाल हैं। उस पीएसी ने तलब किया था माधवीपुरी ब्रिज को अपना पक्ष रखने के लिए। माधवीपुरी ब्रिज ने अपना पक्ष नहीं रखा और फ़ोन करके कह दिया कि उनका दिल्ली का कार्यक्रम नहीं है, कुछ निजी व्यस्तताएं हैं, वो नहीं पहुंची। यानी वो पीएसी की जांच से बच रही हैं, उसके सामने उपस्थित होना नहीं चाहती। हो सकता है कि पीएससी के सामने जब जाएं तो पीएससी बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जिससे सरकार के बड़े लोग जो हैं वो उसमें घिरते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो इसलिए पर्दे खुलेंगे जब जांच होगी तो एक के बाद एक फिर तो सभी लपेटे में आते जाएंगे। शायद यही इसकी एक वजह हो सकती है। हाँ, और यही वजह हो सकती है। पवन खेड़ा भी यही कह रहे हैं कि सरकार आखिर क्यों बचा रही है। क्या इसलिए कि सरकार के बड़े लोग उसमें घिर जाएंगे? यानी माधवीपुरी ने क्या धमकी दे दी है कि पूरी सरकार को ले डूबूंगी अपने साथ साथ? तो ये सवाल पवन खेड़ा का बीजेपी इससे जबरदस्त तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल जैसा कि आपने कहा अमलेंदु जी, पूरी तरह से ये देखा जा सकता है कि इतना बड़ा मामला निकल कर आया। अडानी वाला भी मामला, जब हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, उसने जबरदस्त तहलका मचाया था, बहुत सारे गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन उस मामले को लेकर भी सरकार ने कोई खास सतर्कता नहीं दिखाई थी। और उसके बाद अब सेबी प्रमुख भी इसी तरह से जब उसमें घिरती हुई नजर आई, हेल्प करती हुई नजर आई, बहुत सारे गंभीर आरोप उन पर लगे, उस पर भी अब सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। और जब पीएससी इस पर एक्शन लेने की बात करती है, जांच के लिए उनको बुलाती है, बातचीत करने के लिए बुलाती है कि उनसे कुछ सवाल पूछेगी, तो माधवीपुरी ब्रिज बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पीएससी से मना कर देती हैं कि वो अभी व्यस्त हैं, वो नहीं आ सकती हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर उन्हें बचा कौन रहा है, कौन उन्हें सेव कर रहा है, कौन उन्हें पीछे से समर्थन दे रहा है, जिसकी वजह से माधवी इन सारे मामलों को बहुत ही हल्के में ले रही हैं। तो ये सवाल कांग्रेस उठा रही है, विपक्ष उठा रहा है, राहुल गांधी लगातार इन सवालों को पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं निकल कर आ पा रहा है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मुद्दा उठा दिया। अब देखना होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। अब यहां पर माधवीपुरी ब्रिज के मामले ने एक तरह से बीजेपी को टेंशन दे ही दी, क्योंकि चुनावों के बीच में ये मामला उठ रहा है, तो कांग्रेस इसको और जोर शोर से उठाएगी, क्योंकि इसमें सरकार गिर रही है कि ये चुप्पी आखिर सरकार की तरफ से भी क्यों है। ये पीएससी को ये कदम क्यों उठाना पड़ा कि माधवीपुरी ब्रिज को बुलाया जाए? ये तो सरकार को करना चाहिए था। सरकार अगर इस पर एक्शन लेती, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, सेबी प्रमुख है, कोई आम आदमी नहीं है कि एक तरह से कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े पद पर बैठी हुई है, संवैधानिक पद है, तो ऐसे में सरकार को जब एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, तब आकर विपक्ष को यह मुद्दा उठाना पड़ा। लेकिन यहां पर अभी विपक्ष ही बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए, तो ये बीजेपी के लिए एक टेंशन वाली बात है, मोदी सरकार के लिए एक टेंशन वाली बात है। अब अगर बात करें महाराष्ट्र में, जिस तरह से अभी चुनाव है और चुनावों के बीच में जिस तरह से बीजेपी के अपने नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सहयोगी भी आरोप लगा रहे हैं। जैसे कल हमने बात की थी, रिपब्लिकन पार्टी जो है उसके चीफ आठवले का जो बयान आया था, उन्होंने कहा हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। शिवसेना शिंदे गुट अलग से नाराज है। अजीत पवार की चुप्पी ये बता रही है कि वो कुछ बड़ा खेल कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के कुछ नेता जो है पार्टी छोड़ गए हैं, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास अमलेंदु जी? देखिए, जो मुंबा देवी सीट है वहां से शाइना एनसी जो है उनको शिवसेना शिंदे की तरफ से टिकट मिल गया है जी। शाइना एनसी जो है वो बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता।
कल सुबह तक थी, मतलब जी। कल रात तक थी, और आज वो शिंदे की हो गई हैं। यानी बीजेपी अपने लोगों को इस तरीके से एडजस्ट कर रही है अपने सहयोगी दलों में। जी। अब उनके बीजेपी की जो वहां से नेता हैं अतुल शाह, वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे अपना नामांकन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है, और वो साफ साफ कहना है कि ये चुनाव जो है वो कोई म्यूजिकल चेयर नहीं है, ये चुनाव है, और चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, इस पर नेतृत्व को विचार करना चाहिए था। पार्टी के लिए काम करते हुए अगर ऐसा होता है तो थोड़ा दुख जरूर होता है, लेकिन नेतृत्व को यह भी पता होना चाहिए कि अगर उनकी ये गलती है तो इसे बदलने का अभी समय है। यानी ये पार्टी की जो नेता हैं अतुल शाह, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी को अपनी गलती सुधारनी होगी, और यहाँ पर उनको टिकट देना होगा। आज शाम 3 बजे तक का समय है, अगर देती है ठीक है, वरना वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यानी अब बीजेपी में इस तरीके की चीजें शुरू हो गई हैं, तो अतुल शाह क्या कहते हैं इसको हम लोग सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, सुन सकते हैं अतुल सिन्हा ने क्या कहा है। अतुल शाह ने क्या कहा है, पहले उन्हें सुनते हैं, उसके बाद हम इस पर आगे चर्चा और करेंगे। नहीं, इसका कारण है कि यहां पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूं, और वहां किसी और को टिकट दे दिया जाए, ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना, ये चुनाव है। चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे। मैंने वहां पर जब असंभव था, पार्टी ने कहा आप कॉर्पोरेटर लड़ो विधायक के बाद, मैं लड़ने चला गया, मैं जीता वहां पर। मैंने 7 साल इतना काम किया है, वैक्सीनेशन सेंटर चलाया, 85,000 लोगों को वैक्सीन दिया। अभी लाड़की बहन योजना, आई एम द ओनली कॉर्पोरेटर कि जिसने अपने ऑफिस के बाहर पेंडोल लगाकर 12,000 फॉर्म वितरित किए और 8,000 अप्रूव हुए हैं। तन मन धन 24 घंटा पार्टी का काम करके ये होता है तो थोड़ी आहत होती है, थोड़ा मन दुखी होता है। भाजपा के नेतृत्व की तरफ से अपील की जा रही है कि जिनको भी टिकट नहीं मिला है उन्हें बागी प्रत्याशी की तरफ फॉर्म नहीं भरना चाहिए, चाहे भाजपा प्रत्याशी हो या महायुति का प्रत्याशी हो, सपोर्ट करना चाहिए। इस बात की अपील बार बार की जा रही है। नहीं, अपील करने दीजिए, मगर कहीं नेतृत्व को यह भी पता होना चाहिए कि अपनी गलती हो तो जहां गलती हुई है वो अभी भी वक्त है, वो चेंज कर दें। हम तो पार्टी के लॉयलिस्ट है, गलती हमारे से भी होती है, गलती नेतृत्व से भी हो सकती है। वो मेरी अपील है मेरे नेतृत्व को कि अभी भी समय है, आज आखिर का दिन है, आप उसमें उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो यहाँ पर साफ साफ जैसे कि अमलेंदु जी आप भी बता रहे थे कि इनका यही कहना है कि ये देखना चाहिए, जो भी केंद्रीय नेतृत्व है या बीजेपी आला कमान है, उन्हें ये देखना चाहिए कि काम किसने किया है जमीन पर उतरकर। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ये समझने में सही साबित नहीं होती दिख रही है। बीजेपी यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है कि उसके अपने ही लोग, चाहे वो पार्टी के नेता हो या सहयोगी हो, सभी इस वक्त नाराज हैं और इसका खामियाजा जो है आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। जैसे देवेंद्र फडणवीस खुद इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि जमीन की जो हकीकत है वो यही बता रही है कि बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत नहीं साबित कर सकती है, और बावजूद इसके वो अपने सहयोगियों को संभाल नहीं पा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है, और उनके बयान के बाद से जिस तरह से भूचाल आया है वो देखने में दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ कल अगर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया तो अगले दिन से ही आप देख रहे हैं कि बीजेपी के ही नेता, चाहे एनसीपी वो अजीत पवार के नेता हो या फिर शिवसेना शिंदे गुट के नेता हो, उनमें नाराजगी ज्यादा देखने को मिल रही है और अब वो खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। ऐसे यहाँ पर खबर ये भी आ रही है कि शिंदे गुट के भी एक नेता ने बगावत कर दी है। क्या जानकारी आपके पास देना चाहिए? एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है प्रदीप शर्मा, उनकी पत्नी है स्वीकृति शर्मा, और वो 2022 में जो थी वो शामिल हुई थी एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है शिवसेना में, और उन्होंने बगावत कर दी चूंकि वो मुंबई की जो अंधेरी ईस्ट सीट है उससे चुनाव टिकट चाहती थी। वो पहले उनसे कह दिया गया था कि वो उनको टिकट दिया जाएगा और काफ़ी उनकी चर्चा रही, लेकिन अब उनको टिकट की इनकार हो गया है। तो अब वो जो है वो अपनी बेटियों के साथ उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की थी। उनकी बेटियां हैं अंकिता और निकिता, उन्होंने भी शिवसेना को ज्वाइन किया था, लेकिन अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से उन्होंने विद्रोह कर दिया है। तो ये जो है अब
केवल बीजेपी में नहीं बल्कि बीजेपी के जो सहयोगी हैं उनमें भी इस तरीके की बात सामने आ रही है। तो ये जो है अंधेरी ईस्ट जो है ये शिवसेना को दी है महायुति ने, और यहाँ से एकनाथ शिंदे ने मुरजी कांजी पटेल को टिकट दिया है। यानी जो स्वीकृति शर्मा को टिकट देने की बात की जा रही थी, वो स्वीकृति शर्मा को टिकट न देकर मुरजी कांजी पटेल को टिकट दे दिया है। उसके बाद ये विद्रोह कर दिया है स्वीकृति शर्मा ने। जो प्रदीप शर्मा है उनके पति यानी जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और फिर कहा कि वो चुनाव लड़ेंगी और अंधेरी ईस्ट से लड़ेंगी और ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो अब यहाँ भी रोचक मुकाबला हो जाएगा और बीजेपी और उसके सहयोगियों में जिस तरीके से टिकट बंटवारे के बाद विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये भी काफ़ी देखने लायक है महाराष्ट्र में। अंशिता जी बिल्कुल, यहाँ पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगातार महाराष्ट्र में स्थितियां पेचीदा हैं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। वहां पर अभी तक आप देख लीजिए कि सही से सीटों का बंटवारा अभी खुलकर नहीं निकल पर आ रहा है। मतलब कितने ही दिन रह गए, 20 तारीख को वहां पर मतदान होना है और उसके बाद यहाँ पर अभी ये स्थितियां बनी है कि ना तो सहयोगी साथ में आ पा रहे हैं, सहयोगी तो छोड़िए, बीजेपी के अंदर ही बगावत की स्थिति है। सहयोगी अगर हम अजीत पवार की ही बात करें तो अजीत पवार को लेकर नवाब मलिक का जो बयान आया है उसने तो तहलका मचा दिया है। उसने साफ साफ कहा है कि अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, मतलब वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। और अगर जब इस तरह की बात हो रही है तो यहाँ पर 2019 के मामले की बात ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि एनडीए किसी तरह से बहुमत हासिल कर भी लेता है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2019 में जैसे वो सरकार नहीं बना पाया था ऐसे अभी भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार अपने हाथ में सारा कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से साइलेंटली वो अब अभी सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो जीतकर मैदान में आ जाएं। तो ये स्थितियां यहाँ बता रही है कि बीजेपी के लिए वो हालत बहुत ज्यादा टाइट होने वाली है। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए असल में जो उनका बयान है नवाब मलिक का, वो असल में दो उस पे हो सकता है, कसौटी पे उसको जांचा जा सकता है नवाब मलिक के बयान को। एक तो ये कि उन्होंने बता दिया है कि अजीत पवार कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसका मतलब बीजेपी पहले ही उन पर भरोसा नहीं कर रही थी और ये भरोसा नवाब मलिक के बयान के बाद और स्पष्ट हो गया। नवाब मलिक की बेटी को सना मलिक को टिकट दिया है अजीत पवार की एनसीपी ने, नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया। नवाब मलिक शायद आज नॉमिनेशन कर सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। तो नवाब मलिक का जो कहना है वो ये एक रणनीति ये भी हो सकती है ताकि जहां जहां अजीत पवार के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वहां मतदाताओं को संदेश दिया जा सके कि अजीत पवार बीजेपी से अलग हैं और ये कभी भी पलट सकते हैं। तो जो टूट के लोग जाना है शरद पवार के साथ या महागठबंधन के साथ, वो ना जाने पाए तो अजीत पवार ज्यादा सीटें लेकर आ सकें। तो एक रणनीति ये भी हो सकती है नवाब मलिक के बयान के पीछे, यानी एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की जो रणनीति है ये उसके तहत भी हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा है तो अजीत पवार को खुद खुल के कहना चाहिए कि वो करेंगे, या बीजेपी को कहना चाहिए कि इनको मत दो। लेकिन जब बीजेपी ने टिकट दिया है, मतलब उनको सीटें दी हैं और महायुति में हैं, तो जाहिर सी बात है कि महायुति के साथ है। चुनाव के बाद क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा, वो अलग का मसला है, लेकिन इस समय ऐसी बातें करना ये उनकी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये एक तरीके से कहा जाए तो ये अंदरूनी जो फांक है उनकी, उसको भी दिखा रहा है। चूंकि वो समीर बानखेड़े को लेकर जो टिप्पणी थी नवाब मलिक की, वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी कि नवाब मलिक ने समीर बानखेड़े को लेकर जो बातें कही थी, यानी महायुति के लोगों में आपस में एक मत नहीं है और आपस में आरोप अभी भी लगा रहे हैं, जबकि बीच चुनाव में है और बीच चुनाव में ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये देखा जा सकता है। उधर जो महागठबंधन है यानी महाविकास अघाड़ी है, उसमें चीज़ें लगभग जो है फाइनलाइज हो चुकी हैं और एक तरीके से कहा जाए कि वो मिलकर जा रहे हैं। संजय राउत जो हैं शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम 288 सीटों पर मिलकर लड़ रहे हैं। नाना पटोले जो हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो आज अपना नॉमिनेशन भी करेंगे और वो कह रहे हैं कि बड़े ये त्योहार की तरीके से चुनाव एक तरफा है और महाविकास अघाड़ी जो है राज्य में सरकार बनाएगी। पहले हम संजय राउत को सुन लेते हैं। आज जो है नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। 288 में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर औपचारिक तौर से घोषणा नहीं हुई है महाविकास अघाड़ी की ओर से। कब तक जो है घोषणा होने की बात? देखिए, अब घोषणा होना की क्या बाकी है, आज 3 बजे तक का समय है, उसके पहले सब कुछ हो जाएगा। 288 सीट्स है, 288 सीट है, उसके ऊपर तो उम्मीदवार देने ही पड़ेगा ना। और लगभग सभी सीटों पर अपना अपने लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं और हम 288 सीट पर महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ेगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घरों पिछले दिनों जो है प्रधानमंत्री आए थे, कंपनी का समय था आज योगा जी से उन्होंने उनका एक बयान सामने आया है कि यदि सरकार के जो प्रमुख है वो हमसे मिलते हैं तो सिर्फ जो है जो न्यायपालिका है उनके ऊपर जो समस्या है या उसमें जो बातचीत है उसके ऊपर हमें सब समस्या मालूम है, इस देश की सभी समस्या मालूम है। सबसे बड़ी समस्या ये है
कि इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इस देश की न्यायपालिका के ऊपर 10 साल से जो दबाव बना है, वो दबाव के चलते ही न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। अगर ये दबाव नहीं होता तो 3 साल से महाराष्ट्र में जो एक संविधान विरोधी गैर कानूनी सरकार चल रही है, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश चलने नहीं देते। जिस तरह से पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाई है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना जरूरी था एज पर 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बात मानी नहीं, सुनी नहीं। कमेंट्स तो करते रहे बहुत, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, व्हिप गलत है, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय गलत है, ये आप बोलते रहे, लेकिन ये वो आपके जजमेंट तो हमने देखी तो उसमें नहीं आया है। अब विधानसभा की मुदत खत्म हो गई, फिर भी आप निर्णय नहीं दे रहे हो, क्योंकि इस प्रकार से ही सरकार चलनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की इच्छा थी और इस इच्छा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने काम किया। तो आप ज्ञान देने की बात भूल जाइए, हमको हमारे पास भी ज्ञान है संविधान का। कल बारामती में अजित पवार ने फॉर्म भरा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि लोकसभा में मैंने जो गलती की है वो गलती जो शरद पवार है और वो कर रहे योगेंद्र पवार को। देखिए ये चुनाव है, आपकी पत्नी हार गई है, उसके बाद आपको ये विचार आपके दिमाग में आया है। अब चुनाव होता है तो चुनाव में आपको सामना करना पड़ेगा। अब रोना धोना बंद करना चाहिए। मेरे हिसाब से बारामती से योगेंद्र पवार जीत रहे हैं। तो यहाँ पर संजय राउत को सुना हमने, उन्होंने एक बार फिर से दावा यही किया है कि जब उनसे सवाल किया गया बारामती को लेकर तो उन्होंने कहा योगेंद्र पवार जीत रहे हैं, योगेंद्र पवार भतीजे हैं अजीत पवार के। और जैसे कि हमने इस पर डिस्कशन भी किया था कि चाचा भतीजे की लड़ाई है, चाहे आप शरद पवार और अजीत पवार की बात कर लें या योगेंद्र पवार और अजीत पवार की बात कर लें, तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बारामती सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर पारिवारिक मामला है और पारिवारिक मामला जब भी फंसा है, चाहे आप देख लें कि सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले जब आमने सामने थी तो वो हॉट सीट थी और सभी की निगाहें थी कि आखिर पवार वर्सेस पवार की जो ये लड़ाई है इसमें जीत किसकी होगी। और एक बार फिर जब संजय राउत से भी इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा योगेंद्र पवार ही जीत रहे हैं। खैर ये तो नतीजे बताएंगे। और नहीं, उसके साथ एक बात और कही संजय राउत ने जी, उन्होंने कहा आप चुनाव का समय अजीत पवार रोना धोना बंद करें जी, चुनाव में जाएं, रोना धोना बंद करें और योगेंद्र पवार जीत रहे हैं। यानी जो अजीत पवार कह रहे हैं कि सब परिवार के बीच ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो कहा कि रोना धोना बंद करो, यानी अब इमोशनल कार्ड नहीं, ब्लैकमेल ना करो, ये नहीं चलेगा और आप चुनाव में जाओ और फोकस करो, जो तुमने किया है उसको भुगतो। बिल्कुल, इन शॉर्ट उन्होंने इनडायरेक्टली वे में यही कहने की कोशिश की कि जो आपने किया है उसका परिणाम भुगतने के लिए अब तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जा सकता है कि संजय राउत जो लगातार बयान दे रहे हैं और उनके बयान इस बात का इशारा कर रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और एमबीए में सब कुछ ठीक है, और इसीलिए वो उत्साह उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। हर दिन संजय राउत एक नए बयान के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बीजेपी की तरफ बात करें या हम एनडीए की तरफ बात करें तो वहां के जो नेता हैं या उम्मीदवार हैं या जो भी लोग हैं उनकी तरफ से इस तरह के बयान, मतलब कहीं ना कहीं माहौल में शांति है एनडीए की तरफ अगर हम ध्यान दें तो। वहीं एमपीए में एक उत्साह नजर आ रहा है और ये चीज देखने को मिल रही है। संजय राउत ने एक बार फिर से इसी तरह का उत्साह दिखाया और वहीं नाना पटोले का भी बयान आ गया है। तो पहले नाना पटोले को सुनेंगे, उस पर आगे चर्चा करेंगे। देखो, आज नॉमिनेशन दाखिल करने में खुद ही लोग अब बड़े पैमाने में आ रहे हैं और हमारे यहाँ का चुनाव जो होता है हमारे मतदार संघ में, लोग उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और ये चुनाव वैसे भी एक तरफा होगा यहाँ का, हमारे क्षेत्र का। और महाराष्ट्र में जो स्थिति आज है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और जो महाराष्ट्र में जो सरकार है, हाल जो सरकार है, जो बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली, वो सरकार ने जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार किया, किसानों पे अत्याचार किया, जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको बेरोजगार किया, हमारे यहाँ के उद्योग गुजरात में भेजे, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। तो ये सब चीजें जो महाराष्ट्र में है, तो केंद्र की और राज्य की सरकार के विरोध में लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा आपको ये चुनाव में देखने मिलेगा और महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुमत में महाराष्ट्र में आएगी। तो यहाँ पर
एमबीए बार बार इसी पर फोकस कर रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, ये जो परेशानियां हैं, जो ये मुद्दे हैं बड़े, इन्हीं को उठा रहा है एमबीए और इन्हीं के साथ ही चुनावी मैदान में है और जनता के जो ये बीच जाकर वो इन सारे मुद्दों पर ध्यान देकर उन्हीं के लिए ही काम करेंगे अगर उनकी सरकार आती है और इसीलिए जनता पूरी तरह से उन पर ही भरोसा जताएगी और एमबीए की ही सरकार बन रही है। इस तरह के दावे लगातार कांग्रेस की तरफ से या शिवसेना उद्धव गुट है या फिर एनसीपी शरद पवार गुट है, इनकी तरफ से लगातार किए जा रहे हैं और ये देखने में मिल रहा है कि एमबीए के अंदर एक अलग ही उत्साह है। एमबीए क्योंकि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स भी इसी तरफ दावा कर रहे हैं, यहां तक कि संघ की रिपोर्ट भी इसी तरफ दावा कर रही है कि बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब यहां पर बीजेपी की हालत खराब होने से एनडीए की भी स्थिति खराब इसलिए कही जा रही क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स पर बीजेपी ही लड़ रही है और वही बीजेपी को लेकर जब अमित शाह का एक बयान आ गया, उन्होंने कह दिया कि जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स होंगी सीएम उन्हीं का बनेगा। अब इस बयान ने तो और ज्यादा तहलका मचा दिया है। शिंदे अलग टेंशन में आ गए, अजीत पवार साइलेंट है लेकिन साइलेंटली वो कुछ ना कुछ गेम जरूर प्लान कर रहे हैं। इस तरह के बयानों के जो नवाब मलिक का जो बयान आया उससे संकेत मिले हैं। तो यहाँ पर स्थितियां एनडीए के लिए बहुत ज्यादा खराब दिख रही हैं और बहुत ज्यादा स्थितियां वहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है क्योंकि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स एनडीए के पक्ष में न जाकर एमबीए के पक्ष में जा रहे हैं। क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल एमबीए पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो सीटों का बंटवारा है वो भी एमबीए में स्पष्ट तौर पे एकदम से हो चुका है जी। और एनडीए में अभी तक ये स्पष्ट ही नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। सबकी लिस्ट तो जारी हो रही है कि हमने इतने उतार दी, लेकिन कितनी सीटों पर आप उतार रहे हैं ये देखने में नहीं आ रहा है। दूसरा, विद्रोह की स्थिति जो है वो बीजेपी और एनडीए में दिखाई पड़ रही है। विद्रोह की कोई भी स्थिति महाविकास आघाड़ी की तरफ नहीं दिखाई पड़ रही है जी। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है लेकिन वो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये फ्रेंडली फाइट है क्योंकि यहाँ पे मतलब सभी दलों के महाविकास आघाड़ी जो है उनके प्रत्याशी दमदार हैं तो कोई भी जीत सकता है। तो यानी लड़ाई वहाँ जो है वो महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों के ही बीच में है तो इसलिए वहाँ फ्रेंडली फाइट होगी जो भी जीत कर आएगा। लेकिन जो इनके साथ बीजेपी के साथ हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ बीजेपी के साथ हो रहा है। नाना पटोले ने अपना जो किया है, नॉमिनेशन किया है, उसकी भी तस्वीरें आ रही हैं, आज नॉमिनेशन कर रहे हैं नाना पटोले। तो अगर हम इसको फुल स्क्रीन पे दिखा सकें तो लगता है कि अच्छा रहेगा। जो वहाँ के महाराष्ट्र काँग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ये उनका है। विनंती आहे की आपण मिळेल त्या जागी बसावं। नाना भाऊ इथं आलेले आहेत, सर्वांना एक रॅली काढून आपल्याला फॉर्म भरायचा आहे आणि म्हणून विनंती आहे की सर्व कार्यकर्त्यांनी जिथे जागा बसेल तिथे बसावं। सर्वांच्या फोटो इथं तुमच्या आल्या पाहिजेत आणि म्हणून आपण जिथे जागा मिळेल तिथे बसा। मी पक्षाच्या वतीने विनंती करतो आहे, सर्व कार्यकर्त्यांना माझी विनंती आहे की आपण सर्वांनी जागेवर बसावं। मी मंचावर जेवढे कार्यकर्ते आलेले आहेत त्यांना विनंती करतो की मंचावर आपण कृपया तो यहाँ पर देखा हमने आज नॉमिनेशन भरने गए हैं और नाना पटोले, तो यहाँ पर देखा जा सकता है, शक्ति प्रदर्शन भी देखा जा सकता है कि किस तरह से उनके समर्थकों में उत्साह है और कितने अच्छे तरह से उन्होंने ये जो कार्यक्रम है एक तरह से देख सकते हैं जिस तरह से मंच पर वो मौजूद थे और कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पर देखने में मिल रहा है कि एमबीए का उत्साह बहुत ज्यादा है और एनडीए में शांति है जिस पर हम लगातार यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं। वही लगातार एमबीए के नेताओं की तरफ से ही बयान आ रहे हैं और इसमें नितिन का भी एक बयान आया है, पहले वो सुन लेते हैं, उस पर आगे चर्चा। नितिन राउत, देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव में आश्वस्त होना ये परंपरा जीत की परंपरा नहीं होती। तो चुनाव के अंदर जैसा युद्ध होता है, युद्ध में सजग रहना पड़ता है, चुनाव में भी रहना पड़ता है। चुनौतियां अनेक होती है, शुरू में कभी दिखती नहीं, बाद में पैदा भी होती है, तो उसके लिए अलर्ट रहना भी जरूरी होता है। और ये नॉर्थ नागपुर मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये इतनी सहज कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, यह एक भारत है। इसमें पंजाबी है, इसमें सिंधी है, इसमें मुस्लिम है, इसमें दलित है, इसमें बौद्ध है, इसमें क्रिश्चियन है, इसमें बंगाली है, इसमें तेलुगु है, इसमें ओबीसी में तेली समाज है, कुंभी समाज है, छत्तीसगढ़ी बड़े पैमाने पे है, बालाघाटी बड़े पैमाने पे है। तो ये एक प्रकार का अनोखा ऐसा भारतीय मैं कहूँगा इसको है। तो इसमें जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान बनाते वक्त बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, लोगों के लिए संविधान दिया है, उस प्रकार से यहाँ काम करते वक्त भी स्वातंत्र, समता और भाईचारा को
कायम रखते हुए मुझे काम करना पड़ता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर नागपुर में ने मुझ पर बहुत प्रेम किया, बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, जिनके वजह से मैं यहाँ बहुत कुछ करने में सफल हुआ हूँ। आज मैं जब मेरा पर्चा भरने जा रहा हूँ, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे शीर्षस्थ कांग्रेस पार्टी के नेतागणों को कि उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया है। उनका विश्वास निश्चित रूप से पूरा होगा। तो नितिन राउत को सुना आपने, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नागपुर उत्तर सीट से और बड़े नेता हैं, दलित नेता हैं। क्या कुछ बोले वो हमने सुना, और क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या स्थितियां हैं उस सीट की, किस तरह से इनको उम्मीदवार उतारा गया है, आप क्या जानकारी आपके? एक तो नितिन राउत जो है वो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। और इनकी जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी वो जो एक आए थे ना भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन करने के लिए, जो बाबा साहब जो गायब हो गए, महाराष्ट्र से आए थे, क्या था वो टोपी लगा के दिल्ली में जो किया था उन्होंने, अन्ना हजारे के साथ इनका विवाद हुआ था, उससे ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे नितिन राउत। तो ये बड़े नेता हैं वहाँ। और जो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के जो लोग इस समय जो एक तरह से कहा जाए कि रील समझे जा सकते हैं, उनमें से एक नितिन राउत भी हैं। विजय वडेट्टीवार जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो, नाना पटोले जो कांग्रेस के वहाँ के अध्यक्ष हैं, बाला साहब थोराट और पृथ्वीराज चौहान, ये वहाँ इस समय कांग्रेस की रीढ़ समझे जाते हैं। ये लोग जो वहाँ इस समय हैं, नाना पटोले आज अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो ये उनकी जनसभा जो है उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं यहाँ पे। तो नितिन राउत जो है बड़े नेता हैं, और उन्होंने जो है कहा है कि किसी भी चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए, यानी वो अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात बता रहे हैं बड़े नेता होने के बाद भी। इधर ये गंभीरता की बातें जो है ये जा रही हैं अब झारखंड की तरफ भी। बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड में भी जैसे कि हमने कहा कि बीजेपी इस समय सभी तरफ से घिरी हुई है, चाहे वो कांग्रेस माधवीपुरी बुच का मामला बार बार उठा रही हो, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की पवन खेड़ा ने, तमाम सवाल राहुल गांधी, मतलब यहाँ देखिए कि एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, कांग्रेस वहां भी पूरे अच्छे तरह से जमीन पर उतरकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो केंद्र के मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे कि सेबी प्रमुख का अगर मुद्दा है तो बहुत बड़ा मुद्दा है ये, इसको भी कांग्रेस लगातार उठा रही है। राहुल गांधी बाकायदा वीडियो जारी करके सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, और उसी को लेकर पवन खेड़ा ने भी सवाल पूछे। तो यहाँ केंद्र में बीजेपी घिरी हुई है, मोदी सरकार घिरी हुई है, महाराष्ट्र में एनडीए में बगावत है, यहाँ पर बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। अब तीसरे जगह की बात करें यानी झारखंड, जहां पर भी विधानसभा चुनाव है और वहां पर भी बीजेपी बहुत ही बैकवर्ड पर यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जेएमएम वहां पर लोगों की सिंपैथी है, और कल्पना सोरेन जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरकर अपने पार्टी के लिए काम कर रही है, प्रचार कर रही हैं, उसके अलावा हेमंत सोरेन जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और चंपाई सोरेन जिस तरह से बीजेपी में चले गए हैं, उसके बाद से उनके खिलाफ जो लोगों में नाराजगी है, ये तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी की चिंता को बढ़ा रहे हैं। तो अब इस सब के बीच में कल्पना सोरेन का बयान आया है, पहले कल्पना सोरेन को सुनते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। और उसकी वजह से आप इतना कॉन्फिडेंट है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार दोबारा आएगी? अगर मैं आपको कहना चाहूँ, झारखंड की जनता का जो विश्वास है और उनका जो प्यार है, और आपने जैसे देखा है कि अभी हाल फिलहाल में आदरणीय बेबी देवी जी, दीपिका पांडे जी और मैंने झारखंड में मैया सम्मान यात्रा निकाली थी, और जिस तरीके से 3 प्रमंडलों में हमने घूमा और हमें लोगों का प्यार मिला, खास करके महिलाओं का प्यार मिला, तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि इस बार झारखंड की आधी आबादी वो हमारे साथ तो है, और उनके साथ हमारे जो भैया और हमारे बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ में हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और हम आज लोगों के सामने जा रहे हैं अपने कामों के द्वारा, चाहे सर्वजन पेंशन हो, अबुआ आवास हो, सावित्रीबाई फूले हो, मरांग गोमके हो, और मैया सम्मान योजना। और आज इस महंगाई के दौर पे अगर आपके सर से बोझ उतरता है, बिजली बिल माफी, किसानों के लिए उनकी लोन की माफी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम किया गया है, और ये सब 2.5 साल में पूरा काम किया गया है। तो मैं समझती हूँ कि लोग अच्छी भांति से भली भांति जानते हैं कि सत्य कहाँ है और झूठ कहाँ है। मैया सम्मान योजना की बात की आपने, इस पर फ्लैग भी हुआ। हाँ जी। बीजेपी के जितने तमाम लीडर्स हैं कहते हैं कि ये हमारे योजनाओं की, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, दूसरी जगह पर, उनकी कॉपी है ये। अच्छा, तो मैं तो ये भी पूछना चाहूंगी भाजपा वालों से कि झारखंड में तो उन्होंने 20 साल राज किया, 24 साल हो रहे हैं, और 20 साल में वो कैसे भूल गए? अगर आपको आप बोलते हैं कि हम नकल कर रहे हैं, तो आपकी भी एक सोच होनी चाहिए थी, आपको भी ये पता होना चाहिए था कि झारखंड में भी महिलाएं रहती हैं, झारखंड में भी बिटिया रहती है, झारखंड में भी बहनें रहती हैं, तो उनके बारे में आपने क्यों सोचा नहीं?
ये क्योंकि आपके पास सोच है ही नहीं। आप चाहते ही नहीं है कि झारखंड अव्वल बने। आप हमारा हनन करना चाहते हैं, हमारा शोषण करना चाहते हैं, हमारी महिलाओं का, हमारे झारखंड का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की आधी आबादी के बारे में सोचना नहीं चाहते। तो ये सवाल उन्हीं के ऊपर में है कि 20 साल आप रहे और जिस तरीके से लोग डंका पीटते हैं कि 5 साल हमारी सरकार रही, तो सवाल तो उन्हीं से है कि 5 साल जब आपकी सरकार रही तो हमारी आधी आबादी के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? अगर आपको लगता है, क्योंकि तो सवाल आपके द्वारा मैं उन्हीं के वोट फेंकना चाहती हूँ। तो कल्पना सोरेन को सुना आपने, वो लगातार ये कह रही है कि महिला ऊपर उनका पूरा फोकस है और सवाल उन्होंने उल्टा बीजेपी से ही पूछ लिया है कि आधी आबादी के लिए उन्होंने आज तक क्या किया है। उन पर नकल करने का जिस तरह से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया महिला सम्मान योजना को लेकर, जिस तरह की तमाम योजनाएं जो है जेएमएम लेकर आई है, किसानों की बात कर रही है और खासकर महिलाओं पर पूरा फोकस है। यहाँ पर मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार कल्पना सोरेन हर विधानसभा सीट पर जा रही है, आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनसे बात कर रही हैं, उनकी दिक्कतों को समझ रही हैं, परेशानी को समझ रही हैं और इस योजना को उन तक पहुंचा रही हैं। तो इसको लेकर बीजेपी टारगेट करने की कोशिश कर रही है, नकल करने के आरोप लगा रही है और उसी पर कल्पना सोरेन ने बहुत ही मतलब बहुत तीखे तेवर के साथ यहां पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप पर ही सवाल उठता है कि आपने इतने साल तक राज किया तो आपने महिलाओं के बारे में क्या कुछ सोचा, क्या किया आपने महिलाओं के लिए। तो यहां पर एक तरह से पलटवार कर दिया है कल्पना सोरेन ने। क्या लगता है आपको कि जिस तरह के जो ये तल्ख तेवर हैं जेएमएम के, बीजेपी पहले ही टेंशन में है तो बीजेपी की चिंता और बढ़ने वाली है? हाँ बिल्कुल, बीजेपी की चिंताएं बढ़ रही हैं और इस समय हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं राजीव जी वो और प्रशांत टंडन जी जो हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों लोग इस समय झारखंड में हैं और वहीं से कल भी और परसों भी उन्होंने लाइव वहाँ से रिपोर्टिंग की, शाम का न्यूज़ पॉइंट वहीं से किया। तो वहाँ की रिपोर्ट भी आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड में ज़मीन पर क्या चल रहा है, वो हमारे तमाम वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। तो जब कल्पना सोरेन ने बहुत तीखे शब्दों में कहा जाए अंशिता जी, वो बीजेपी पर हमला किया है और बीजेपी पर गंभीर सवाल जो है वो उठाए हैं। इधर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो जेपीसी है वक्फ बोर्ड पर बनी थी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें विवाद हो गया है और उसमें विवाद इस बात पर हुआ है कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसको कहा गया कि वो अपना प्रेजेंटेशन दे और वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। विपक्षी सांसदों का कहना यह है कि जब दिल्ली सरकार ने इसका अप्रूवल नहीं दिया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड आकर अपना प्रेजेंटेशन दे, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड किस तरीके से आकर यहाँ अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, यानी दिल्ली सरकार की अनुमति नहीं है। तो इसको लेकर वहाँ विवाद हो गया है जेपीसी की बैठक में। जी, वक्फ बिल का मुद्दा लगातार उठा हुआ है सुर्खियों में और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनडीए के भी नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में सरकार का सिर्फ दिखावटी समर्थन कर रहे हैं और वो चुप्पी साधे हुए। ये कई बार बैठकों में भी देखा गया, जिस तरह से विवाद पिछले दिनों भी हुआ था। मतलब यहाँ पर ये भी देखने में उठता है, सवाल ये भी उठ रहा है कि जेपीसी की हर बैठक में विवाद हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ नाम के लिए बैठक बनाई गई और इसमें से विवाद करके, मतलब ये पूरी एक रणनीति है एनडीए की, विवाद करके सिर्फ टाइम पास करने की कोशिश तो कहीं नहीं हो रही है। नहीं, उनकी देखिए विवाद पैदा करते हैं और रोज नए विवाद पैदा करते हैं, तो ये तो उनकी एक रणनीति है, लेकिन उस विवाद से किस तरीके से विपक्ष बाहर निकलता है और बीजेपी को फंसाता है, ये मसला है। अब फंसाने की तो कोशिश की जा रही थी कल्पना सोरेन को कि उनसे सवाल पूछ लिया जाए, उल्टा सवाल जो है वो पूछ लिया कल्पना सोरेन ने और फंसा दिया। बिल्कुल, कि आपने 20 साल तक झारखंड में महिलाओं के लिए क्या किया, आपने बेरोजगारों के लिए काम क्या किया। 24 साल झारखंड को बने होगा तो 24 साल में 20 साल तो आप थे सरकार में। ये सवाल जो पूछ लिया कल्पना सोरेन ने, अब इसके बाद जो है बीजेपी बगले झांकती नजर आ रही है, उसकी तरफ से कुछ नहीं आया। अब खबर ये आई है कि जो शरद पवार हैं और वो अपने पौत्र जो युगेंद्र पवार हैं उनके साथ हनुमान मंदिर गए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो यानी पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो गया है, शरद पवार जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए अंशिता जी, तो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली में और सेबी तक भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, बीजेपी के पास विपक्ष के सवालों के जवाब फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, कल को क्या जवाब होते हैं ये देखा जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आप सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि जिस तरह से हर तरफ, जैसे हमने कह भी रहे हैं हम लगातार कि चाहे आप दिल्ली में बात करें, सेबी प्रमुख घिरी हुई हैं और सेबी प्रमुख घिरी हैं, उन्हें बचाने के लिए जिस तरह से इस माहौल को साइड किया जा रहा है, जिस तरह से इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा है, उससे एनडीए घिर गया है, मोदी सरकार घिर गई है। और इसी तरह अगर हम चुनावी राज्यों की बात करें तो वहां पर भी एनडीए घिरी हुई है, क्योंकि अपने ही नेता अब उनके साथ नहीं खड़े हैं। अतुल सिन्हा को हमने सुना यहाँ पर, अतुल शाह को हमने सुना यहाँ पर, उन्होंने किस तरह से बगावत की है, तो एक बार फिर हम उन्हें सुन लेते हैं, फिर उस पर आगे चर्चा करेंगे।
नहीं, इसका कारण है कि यहां पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूं और वहां किसी और को टिकट दे दिया जाए, ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। ये चुनाव है, चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे। मैंने वहां पर जब असंभव था, पार्टी ने कहा आप कॉर्पोरेटर लड़ो विधायक के बाद, मैं लड़ने चला गया, मैं जीता वहां पर। मैंने 7 साल इतना काम किया है, वैक्सीनेशन सेंटर चलाया, 85,000 लोगों को वैक्सीन दिया। अभी लाड़की बहन योजना, आई एम द ओनली कॉर्पोरेटर कि जिसने अपने ऑफिस के बाहर पेंडोल लगाकर 12,000 फॉर्म वितरित किए और 8,000 अप्रूव हुए हैं। तन मन धन 24 घंटा पार्टी का काम करके ये होता है तो थोड़ी आहत होती है, थोड़ा मन दुखी होता है। भाजपा के नेतृत्व की तरफ से अपील की जा रही है कि जिनको भी टिकट नहीं मिल रहा है उन्हें बागी प्रत्याशी की तरफ फॉर्म नहीं भरना चाहिए, चाहे भाजपा प्रत्याशी हो या महायुति का प्रत्याशी हो, सपोर्ट करना चाहिए। इस बात की अपील बार बार की जा रही है। नहीं, अपील करने दीजिए, मगर कहीं नेतृत्व को यह भी पता होना चाहिए कि अपनी गलती हो तो जहां गलती हुई है वो अभी भी वक्त है, वो चेंज कर दें। हम तो पार्टी के लॉयलिस्ट है, गलती हमारे से भी होती है, गलती नेतृत्व से भी हो सकती है। वो मेरी अपील है मेरे नेतृत्व को कि अभी भी समय है, आज आखिर का दिन है, आप उसमें उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो यहाँ पर सुना हमने अतुल शाह को, कैसे वो परेशान दिखाई दे हैं, अपना दुख उन्होंने जाहिर किया है कि उनको कितनी ठेस पहुंची है जब उनको टिकट नहीं दिया गया, और उन्होंने कहा है कि अभी भी वक्त है, अपनी गलती को आप सुधार सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर खुलकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे काम किया है, दिन रात मेहनत की है पार्टी के लिए, लेकिन समय आया जब पार्टी को उनको पलट के कुछ देना चाहिए था तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। लेकिन वो शांत नहीं बैठने वाले। जिस तरह से उन्होंने अपने तीखे तेवर दिखाए हैं, नाराजगी जाहिर की है, खुलकर आकर अपनी बात रखी है, तो ये देखने को मिलेगा कि जब निर्दलीय उतरेंगे ये चुनावी मैदान में तो बीजेपी के लिए ये सीट, एनडीए के लिए ये सीट बहुत ज्यादा फंस सकती है। मतलब वैसे ही एमडीए का जिस तरह से, एमडीए की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है, जिस तरह से उतरकर सभी एकजुट होकर वहां काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई बगावत की खबर नहीं आ रही है, किसी तरह की कोई नाराजगी की खबर नहीं आ रही है, सहयोगियों के बीच भी सामंजस्य है, वहां पर सीटों का बंटवारा भी ठीक तरह से चल रहा है, वहां सब कुछ ठीक है। जबकि पिछले कुछ दिनों की, अगर ज्यादा नहीं 1 हफ्ते पहले की अगर मैं बात करूं तो यही लगातार कहा जा रहा था कि एमबीए में फूट होने वाली है, उद्धव अलग चले जाएंगे, शरद पवार नाराज है, बहुत तरह की खबरें मीडिया में लगातार उठाई जा रही थी। अखिलेश यादव अलग चले जाएंगे, अखिलेश यादव, बिल्कुल अखिलेश यादव ने बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी जो कल जारी की, वो किस तरीके से, जी। तो ये सारी बातें जिस तरीके से अफवाहें उड़ाई जा रही थी, उन अफवाहों को पूरी तरह से विराम लगा दिया है। संजय राउत बार बार सामने आकर जिस तरह से सारी चीजों पर सफाई दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस तरह की अफवाहें हैं ये सिर्फ अफवाहें हैं, इन पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। वहीं एनडीए जो ये दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके बयान नहीं आ रहे हैं, शांति छाई हुई है और बार बार जो मीटिंगें हो रही हैं उसमें सिर्फ एक ही संदेश देने की कोशिश की जा रही कि एकजुट होकर लड़ लो। इससे मतलब साफ है कि एकजुट नहीं है और अपने ही नेता आप तो नाराजगी जता रहे हैं और सहयोगियों की तो बात ही छोड़ दी। यानी यहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है और क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वहां पर सबसे ज्यादा सीट्स पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो अगर बीजेपी के पैर लड़खड़ाएंगे तो जाहिर है कि एनडीए पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगा और ये बात बीजेपी भी समझकर चल रही है और ये बात देवेंद्र फडणवीस के बयानों में भी साफ नजर आई थी। यहां पर देखा जाए, अब जैसे हमने महाराष्ट्र की बात करी, दिल्ली की बात करी, झारखंड की बात करी, हर तरफ यहां पर बीजेपी की स्थिति इस वक्त खराब है और इसी तरह की खबरें हर राज्य से आ रही हैं और ये तो चुनावी राज्य है। अब यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो कांग्रेस है, वो सारे मुद्दों पर ध्यान एक साथ दे पा रही है, चाहे वो सेवी प्रमुख का मामला हो या फिर यहां पर दूसरे और चुनावों का मामला हो, लेकिन बीजेपी एक समय पर सिर्फ चुनावों पर ध्यान दे रही है और ऐसा अक्सर ही देखा गया है, बीजेपी का फोकस सिर्फ चुनावों पर होता है। इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं कि सिर्फ चुनावों पर फोकस है, जबकि इतना बड़ा मुद्दा है, सेबी प्रमुख किसके इशारे पर पीएसी की बैठक में नहीं आई, ये बड़ा सवाल उठाया है राहुल गांधी ने और बड़ा सवाल उठाया है कांग्रेस ने। पवन खेड़ा ने बाकायदा
सवाल पूछा। अब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती भी है या नहीं आती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। वहीं जिस तरह से कल्पना सोरेन ने सवाल पूछ लिया है कि आपने क्या किया, इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है। वहीं जिस तरह से अब अतुल शाह ने पूछ लिया है कि अभी भी आपके पास वक्त है, आप अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हैं, तो क्या आप गलती अपनी सुधारना चाहेंगे। तो हर तरफ से बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी इसी तरह से हर तरफ से घिरी हुई है। तो और क्या इस तरह की खबरें आती रहेंगी, क्या अपडेट्स होंगे, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और अमलेंदु जी को दीजिए